तो बच्चों क्या है वास्तव में मोमेंटम? क्या ये मास और वेलोसिटी का जस्ट प्रोडक्ट है या कुछ और भी है? तो बच्चों जानेंगे इसी लेक्चर में। मैं सिद्धार्थ हरितश और आप लोग बच्चे आज पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी इनर्शिया की, कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके बारे में है, सारे डिस्कशन हो चुके हैं। थोड़ा सा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कुछ और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सोचते हैं कि बच्चों अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं है, कोई भी नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। कि दो कंडीशन क्या क्या पॉसिबल है? अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है बच्चों, इस बॉडी है, एक बॉडी ए है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी और इसको कहते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, और इस कंडीशन को, इसकी ये जो स्टेट है, इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से चल रही है या चल रहा है, माफ कीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो ये इसी वेलोसिटी से, इसी स्पीड से, इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। डेफिनेटली इस स्टेट को, बॉडी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं बच्चों जो कंसेप्ट हमारे बनाते हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। इसको नोट कर लेते हैं और इसकी एक कंक्लूजन मैं आपको लिखा देता हूं अब। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज देयर आर टू पॉसिबल स्टेट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट विद नो नेट फोर्स ऑन इट। जैसे कि मैंने बताया, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एन ऑब्जेक्ट moving with constant velocity is said to be in dynamic equilibrium। तो बच्चों ये बातचीत थी हमारी कि क्या है स्टैटिक और क्या है डायनामिक। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज मोमेंटम। ऐसे नोट कर लो पॉज करके, और मैं बोर्ड क्लीन करता हूं जब तक, और मोमेंटम की बातचीत करते हैं बच्चों। मोमेंटम की बातचीत करते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या ये वेक्टर पी केवल मास और वेलोसिटी का ही प्रोडक्ट है या कुछ और सोचा गया मोमेंटम के रिगार्डिंग? चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो क्या होगा? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहूं तो क्या मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा? ध्यान से सोचो। ये ऑब्जेक्ट 5 ग्राम का 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसे इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत है या कम फोर्स की जरूरत है, ये देखना चाहता हूं। तो डेफिनेटली एक टॉय ट्रक जैसा समझ लो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। तो मेरे को यहां पे समझ में आता है एक पॉइंट कि इस ऑब्जेक्ट का मास कम है, इस ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो इसको रोकने के लिए, तो जल्दी से रोकने के लिए मुझे कम फोर्स की जरूरत है। तो मैं इस कह सकता हूं इस ऑब्जेक्ट में मोशन कम है, इस ऑब्जेक्ट में मोशन कम है। ये पॉइंट मेरे को समझ में आता। दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो 5000 केजी का, 5000 केजी का कोई ट्रक आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या आप उसे ऐसे हाथ से रोक सकते हो? ऐसे रोक सकते हो आप लोग? रोकने की कोशिश भी मत करना, नहीं रुकेगा। आपको तुरंत आप ऐसे करके रोको, आप पीछे चले जाओगे 20 मीटर पर सेकेंड से, तो डेफिनेटली नहीं रुकेगा। तो यहां पर मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेन पीके भी नहीं होगा ये, ठीक है? ऐसा मत समझना कॉम्प्लेन पीके कर लेंगे। ज्यादा फोर्स की जरूरत है, इसे रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू कंडीशन, इन कंडीशन फर्स्ट ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो मेरे को समझ में आता है कि इसमें ज्यादा मोशन है, क्योंकि इसे रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत है, तो इससे मैं क्या समझा? इसमें ज्यादा मोशन है। अब यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर उसका मास ज्यादा है तो उसमें मोशन ज्यादा होगा अगर वो मूव कर रहा है। क्या ये कंक्लूजन ठीक है या कुछ और भी वेरिएशन है? मान लो अब 5 ग्राम की मैंने एक गोली ले ली, मास तो कम है,
पर मैंने क्या किया, पर मैंने इसकी स्पीड कर दी 400 मीटर पर सेकेंड। साउंड बैरियर को भी तोड़ के जा रही है ये गोली, ऐसे समझ लो मेरी हाइपोथेटिकल बुलेट है ये। आपने क्या कहा 5 ग्राम की थी, इसको तो ऐसे ही रोक दिया था, इसको भी ऐसे रोक देंगे। हाथ लगाया और हाथ से रोकने की कोशिश करी, क्या हुआ, गोली नहीं रुकेगी, हाथ में पाया छेद। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत थी इसे रोकने के लिए। अरे भाई ये क्या हो गया, यहां तो पहले मैंने कहा कि मास ज्यादा तो मोशन ज्यादा, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मेरी जो वेलोसिटी है उससे भी पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है। तो डेफिनेटली जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कितना है इसका मुझे मास और वेलोसिटी से पता चल रहा है। तो इसी का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो द मोशन इन अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड दिस क्वांटिटी नाउ डिफाइंड एज मोमेंटम। इसको बच्चों मोमेंटम डिफाइन कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट 1 ले लिया और ये बन गया अपना मोमेंटम, जिसे आप कह देते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज द थिंग, ये है इसके पीछे की कहानी। सो व्हाट इज मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम है क्या वाकई में, अब तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। इट इज द टोटल मोशन, इट इज द टोटल मोशन इन अ बॉडी, दैट इज द मोमेंटम विच इज ऑल्सो, मतलब इस तरीके से भी हम कह देते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसकी बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है mlt-1, ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। दूसरी बात वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो in the direction of velocity, direction of momentum is in the direction of velocity होता है, velocity vector। ये पॉइंट हो गया। और सोचो और क्या पॉइंट बन सकता है इसके अंदर। अब सिंपल सी सारी बातें हैं कि मास टाइम्स है, मास एक स्केलर है, यहां पर यूनिट, यूनिट तो रह गई, यूनिट क्या होगी तो यहीं से देख सकते हो ना, तो होगी केजी मीटर पर सेकेंड। और क्या हो सकती है, अगर न्यूटन के टर्म्स में यानी कि 1 न्यूटन के टर्म्स में डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा ये, तो बेटा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, मोमेंटम की हो जाएगी। तो ये है मोमेंटम। तो अब तक जितनी भी बातें मैंने बताई, अब उसको कंसाइज वे में कंक्लूड करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप उससे अपने नोट्स बना लो और उसको जब भी आप उन नोट्स को पढ़ोगे सारी बातें मेरी रिकॉल हो जाएंगी आपको। तो ध्यान से देखो बच्चों, नोट्स को देखते हैं। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आ गया, जस्ट वेट। तो बच्चों देखिए क्या है मोमेंटम, जो मैंने बताया वही सब लिखा है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर इज द मोमेंटम possessed by it. Similarly, more the velocity of the body, more momentum is possessed by it. Simple बात है, ठीक है। In simple words, actually the momentum is the measure of amount of motion possessed by a body. कैसे पता चलेगा, कितना फोर्स लगा के रोकोगे उतना मोशन है। It is defined as product of mass and velocity, or momentum is just equal to mass time velocity. Momentum is always directed along the velocity of the body whose momentum is being measured. बिल्कुल सीधी सी बात है, मोमेंटम हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है, और जिसका हम मोमेंटम मेजर कर रहे हैं उसी के मोमेंटम की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सब बताया, केजी, ये डायमेंशनल, खत्म। आगे की बात करते हैं। सो व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है बच्चों मोशन का, तो आज बात करते हैं सेकेंड लॉ की। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी कि किसी बॉडी का किस रेट से मोमेंटम चेंज कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। थोड़ा सोचो ना, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी जल्दी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है।
यानी कि उतनी तेजी से उसका मोमेंटम चेंज हुआ। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको वही ऑब्जर्व कराना चाहता हूं। मैंने कहा कि ये बॉडी चल के आ रही है, ऐसे जल्दी मान लो ये चल के आ रही है 200 मीटर पर सेकेंड से। अब इस पे अगर मान लेते हैं, एक केस अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा डेटा है नहीं, जस्ट अज्यूम कर रहा हूं। मैंने 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बच्चे इसे रुकने में कम समय लगेगा, इसे रुकने में कम समय लगा, 5 सेकेंड लगा। और अगर यही बॉडी मान लो 1 kg की थी, 1 kg की थी, और ये अगेन 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ऐसे मैंने केवल 5 न्यूटन के फोर्स से रोका, तो मान लेते हैं इसको 5000 सेकेंड लगे रोकने के लिए। कितने सेकेंड लगे? 5000। मान लिया एक केस है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा एकदम सही होगा, आई एम जस्ट कंसिडर अ केस, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो मोमेंटम चेंज होने का रेट क्या रहा। यहां पर मोमेंटम चेंज होने का रेट आया भाई, मान लो 200 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज हो गया आपका कुछ भी जो भी आया, आप देखो 40। और यहां पर कितना आया, यहां पर देखो आप मोमेंटम चेंज होने का रेट कितने रेट में, 0 फाइनल से, मतलब आपका फाइनल 0 हो गया इनिशियल से, तो वहां पर कुछ वैल्यू आएगी। 1 kg का मास है, 200 डिवाइडेड बाई 500 करके देख लो, दैट इज 0.4 डेफिनेटली। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है और यहां पर किस रेट से, दैट इज 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से मोमेंटम चेंज हुआ, इस रेट से इसमें चेंज हुआ। यानी कि आप देख सकते हो जितना ज्यादा फोर्स, ऐसे और आसान भाषा में समझते हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। जितना, तो मैं कह सकता हूं कम समय में मोमेंटम कुछ वैल्यू से 0 हो गया, तो रेट तो बड़ा हो गया ना। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को कम कर दूंगा तो डेफिनेटली रेट क्या हो जाएगा, ये रेट जो भी है, इस रेट को मैंने कह दिया x, बढ़ जाएगा। डेल्टा टी कम करके रेट बढ़ जाएगा। और तो क्या मेरे को समझ में आया कि फोर्स ज्यादा था तो रेट ज्यादा था। और अगर मैं फिर से देखूं कि मैंने कम फोर्स लगाया तो बॉडी धीरे धीरे रुकेगी, और अगर बॉडी धीरे धीरे रुकी तो उसका रेट क्या हो गया, यानी कि टाइम सबसे पहले धीरे धीरे रुकी तो ज्यादा टाइम लिया उसने रुकने में, डेल्टा टी बढ़ गया सेम चेंज करने के लिए मोमेंटम, कुछ x वैल्यू से 0 में, तो चेंज तो x ही रहा या y रहा, जो भी कह दो। तो यहां पर भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ना, डेल्टा टी बढ़ाया तो ये रेट कम हो गया, हमने फोर्स कम लगाया तो रेट कम हो गया, हमने फोर्स ज्यादा लगाया तो रेट ज्यादा हो गया। न्यूटन ने यही ऑब्जर्व किया, उसके बाद दे दिया सेकंड लॉ, जिसे आप आज तक रटते हुए आ रहे थे, आज ऑब्जर्व करा दिया मैंने आपको। तो क्या रटते हुए आ रहे थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये है पॉइंट। तो अब इसको देखते हैं, पहले मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं बच्चों। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, तो dp बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, ऑप्शन था एक कांस्टेंट लगाने का और न्यूटन साहब ने वो कांस्टेंट 1 ले लिया और इसे कह दिया dp वेक्टर बाई dt। भाई रेट को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में कि डिफरेंशिएशन से ही बताते हैं रेट को। अब देखो भाई F इज इक्वल P इज इक्वल टू है क्या वास्तव में, P इज इक्वल टू है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा dmv वेक्टर बाई dt। क्या यहां पर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को ऐसे ही रखा। अब बच्चों यहां पर देखो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है वो क्या आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी वेक्टर प्लस मास इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया। मतलब
आपका कहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो उसमें ये वाला फैक्टर भी हमें लेना पड़ेगा। ऐसा कौन सी प्रोसेस हो सकती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का मास टाइम के साथ वेरी कर रहा हो? रॉकेट। रॉकेट के अंदर जब इग्निशन होता है, आग लगती है, आग लगते ही क्या होता है, उसमें से गैसेस बहुत तेजी से बाहर आ रही होती है। तो क्या रॉकेट का मास वेरी कर रहा होता है टाइम के साथ? डेफिनेटली। यहां पर वेक्टर, यहां पर वो टर्म लेना पड़ जाएगा, वेक्टर नहीं, वो टर्म लेना पड़ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है, ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं कि किसी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, तो क्या इफ, मैं यहां पर केस लगा दे रहा हूं, इफ मास ऑफ द बॉडी, mass m is constant या mass of the body is constant, in that case what will happen? in that case आपके बच्चे क्या हो जाएगा? dm by dt हो जाएगा जीरो। और जब dm by dt जीरो हो जाएगा तो आप यहां से लिख सकते हो कि f external is equal to mass into acceleration। कैसे आ गए mass into acceleration? थोड़ा और डिटेल में कर देता हूं, चलो। dm by dt को जीरो रखा तो जीरो इंटू वेलोसिटी वेक्टर प्लस m dv vector by dt, and it is m dv, the rate of change of velocity vector acceleration होता है। तो ये हो गया m a vector, here dv vector by dt is equal to the rate of change of acceleration vector। so यहां से आया f external is equal to mass into acceleration। इससे रिलेटेड मेरे पास बच्चों एक कहानी है। ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ में एक बच्चा पढ़ता था। हर एक स्टूडेंट की एक एबिलिटी है, मैं कोई क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा, याद रखिएगा। अब वो शैतान बहुत था। अब वो क्या क्या कहता था कि मैं, ये फॉर्मूला मुझको याद नहीं हो रहा, ये सूत्र मुझको याद नहीं हो रहा। बेचारी मैडम हमारी बहुत परेशान हो गई, कैसे याद कराएं, कैसे याद कराएं, इसे कैसे याद कराएं। तो उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारे घर पे मम्मी है? हाँ है। तो अच्छा पापा है? हाँ है। तो किसकी घर पे ज्यादा चलती है? मम्मी की चलती है। अच्छा भाई मम्मी की पावर थोड़ी ज्यादा है। अच्छा घर में अर्निंग कौन करता है? तो पापा अर्निंग करते हैं। तो मतलब पापा की इधर भी पावर ज्यादा है, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट हो गए। हाँ बेटा यहीं से समझ लो, फादर बराबर अम्मा। तो फादर बराबर अम्मा से उन्होंने याद करा दिया। मैं जानता हूं आप लोगों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फादर बराबर अम्मा मत करना, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, हमें पता है कि ये कैसे आया है, ठीक है, वरना फादर बराबर अम्मा से काम चलेगा। आओ बच्चों आगे की बातचीत करते हैं। चलो मैंने इतना सब कुछ समझा दिया, आइए इसका देखते हैं स्लाइड्स, और क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा एक और पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आया है, ध्यान से समझना कि एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन, या मैं कहूं नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है, नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स, यानी कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम। तो इस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी क्या मास पे डिपेंड करेगी? मास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं लाता, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मास पे तो डिपेंड नहीं करनी है। फिर किस पे डिपेंड करनी है? एक्सेलरेशन वेक्टर पे डिपेंड करनी है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स, एक सिंगल फोर्स लगा रहा हूं या फिर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, तो उनका नेट फोर्स जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसकी किसकी? एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। अब मान लो अगर बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से एक इधर से लगा, एक उधर से लगा, एक से कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इसे कहते हैं सम। सम कर लेना, 10th में पढ़ चुके हो, सम कर लिया, वेक्टर सम कर लिया हमने। एफ आई वेक्टर आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा पढ़ा होगा। तो कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, n फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन वेक्टर, जब बॉडी का मास कांस्टेंट है ना? आसान। अब देखो थोड़ा सा और समझो बच्चे, और क्या समझेंगे, पहले स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद और एक्सप्लेन करता हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी कहते हैं कि ये रियल लॉ है। अब ये रियल और अनरियल कैसे जानेंगे, पहले स्लाइड देखते हैं। तो द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, समझाया अभी। अब देखो अगर फॉर वेरिएबल मास सिस्टम, यानी कि टाइम के साथ मास भी वेरी कर रहा है, कहां देखा आप लोगों ने? रॉकेट वाला केस देखा, या फिर कोई ऐसी ट्रॉली समझ लो, ट्रॉली है उसमें रेत भरी हुई है, और रेत भरी हुई है, ट्रॉली के अंदर अगर छेद हो जाए तो क्या होगा? रेत गिरती रहेगी, तो वहां पर भी मास वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उस वाले केस में हो सकता है। या फिर किसी बॉटल है, बॉटल चल रही है, उसके अंदर क्या हुआ? छेद हो गया, तो पानी बाहर निकल रहा होगा, तो उसका भी मास बच्चों
वेरी कर रहा है। तो एक केस ये भी देख सकते हैं हम लोग, इस तरीके के केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं बच्चों। फॉर कांस्टेंट मास डेफिनेटली dm by dt जीरो हो जाता है, तो फिर आपका ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एम dv by dt। अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर आपका dv by dt जीरो हो जाएगा, तो फोर्स आपका dm by dt v इंटू हो जाएगा। खैर ये रॉकेट वाले केस में होता है, रॉकेट वाला केस आगे डिस्कस करेंगे। यहां से क्या लिखा है देखो, summation f vector is equal to mass into acceleration vector. This vector equation is equivalent to three algebraical equation fx is equal to mx। कैसे कैसे आ गई ये बात? ये तो थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाली बात है, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, सिर्फ वेक्टर का खेल है। आइए इसी पॉइंट को समझते हैं कि कैसे है ये वेक्टर का खेल। आप लोग यहाँ नोट करना, उसके बाद ये पॉइंट कैसे आया मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो पहले ये देखते हैं, बोर्ड क्लीन कर देता हूं, जब तक यहां तक नोट करो आप लोग। तो बच्चों देखो, अभी हमने पढ़ा था F वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस, F समेशन ऑफ F वेक्टर। एक बॉडी है, ध्यान से समझना, इसमें कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। ये बॉडी मान लीजिए किसी एक प्लेन में, ये प्लेन है ना, ऐसे करके प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, ऐसे करके बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी है, इसमें कई सारे फोर्सेस, तो ऐसे प्लेन में मूव करेगी ना कहीं, तो मान लो ये नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ला रही है, इसका नेट एक्सेलेरेशन जो आया वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में गेन कर रही है, या एक्सेलेरेशन गेन क्या करना, इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या कह रहा हूं मैं, इन सारे फोर्सेस का मैं वेक्टर सम दे रहा हूं, तो वो क्या हो गया, एफ समेशन एफ वेक्टर, ये बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलेरेशन वेक्टर। अब बच्चों एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, एक फोर्स है F3, ऐसी कोई आई फोर्स हो टोटल, इन सभी का तो समेशन कह रहा हूं, इन सभी का एक नेट फोर्स आएगा, वो सिंगल उससे रिप्लेस हो जाएगा। पॉलीगन लॉ में हमने पढ़ा है, एक सिंगल वेक्टर से रिजल्टेंट से दिखा देते हैं सारे वेक्टर्स का सम एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर से। वो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कुछ है, ठीक है, वो कुछ मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। या फिर मैं दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं कि समेशन आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। क्या मतलब हो गया, यही तो मतलब हो गया। देखो F1 प्लस F2, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू 3 रखेंगे, इसी तरीके से एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही मतलब बना ना इस बात का, 1 2 3। तो मैंने इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। अब इस एफ आई वेक्टर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, एम क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स आई आई कैप, एफ ऑफ वाई आई जे कैप, एफ ऑफ जेड आई के कैप। ये क्या करा मैंने, ये कुछ बहुत बड़ी नहीं, अरे इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया, फोर्स वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया। तो इसको ऐसे लिख दिया यहां पर, एफ एक्स आई आई कैप प्लस एफ वाई आई, यानी कि ith फोर्स का एफ वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जे कैप, ith फोर्स का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वेक्टर नहीं लगाना है यहां पर कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्मेट ऐसे लिख दिया है। तो ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बच्चों, और आई 1 से n। अब एक्सेलरेशन वेक्टर भी तो एक प्लेन में वेक्टर है, या 3D में वेक्टर होता, अरे 3D में होता तो फिर भाई प्लेन में तो क्या करोगे, z को 0 कर दोगे। मैं 3D की बात कर ली अब मैंने, तो बेटा अगर ये 3D में होता तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपना क्या हो जाता, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप हो जाता है यहाँ पर। तो मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, m ax i कैप ay j कैप az k कैप। तो बेटा मेरे को कंपेयर कर लो आई आई के कोफिशिएंट, आई कैप, तो एफ एक्स समेशन एफ एक्स आई एम ए एक्स समेशन एफ वाई आई एम ए वाई समेशन एफ वही आई 1 से n है, ये सारा कर दिया, आई 1 से n है। तो यहां पर क्या हो गया, समेशन एफ वाई एफ जेड आई एम ए जेड, यानी कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं,
ठीक है, उनके एक्स कंपोनेंट का मैं सम करूं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैं एक्स कंपोनेंट का सम करूं, ये बात हो गई यहां पर, ये एक्स कंपोनेंट का सम वो बराबर आएगा मास ऑफ द बॉडी और नेट एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है उसके प्रोडक्ट के। ध्यान से समझना, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट पकड़ लिए, एक्स एक्स एक्स, उनको ऐड कर दिया एक तरफ से, तो वो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बच्चों, मास ऑफ द बॉडी और जो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन आया ना उसके एक्स कंपोनेंट, ये दो चीजें हो गई, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसी तरीके से बॉडी पे जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं या फोर्सेस के जितने भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, फोर्स जितने भी टोटल फोर्स है सारे के फोर्स लिए, सारे फोर्स के वाई कंपोनेंट निकाले और उनको ऐड कर दिया, तो उनका ऐड करने पे जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, मास इनटू जो नेट एक्सेलरेशन आया उसका वाई कंपोनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लो। सीबीएसई के लिए यू कैन स्किप दिस टॉपिक, देयर इज नो इशू, पहली वाली बात तक सही है। अब आगे की बातचीत करते हैं, पहले से नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके बच्चों। अब बच्चों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्या वो फर्स्ट लॉ से कोई रिलेशन है, रखता है या नहीं रखता है, ये जानना चाहते हैं। तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अगर कांस्टेंट मास की बात करूं, मास कांस्टेंट है बेटा आपका, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है आपका F वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, इसके बराबर है ना, थोड़ा इधर लिख देता हूं, F वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, इसके बराबर है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो पहली बात एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दो, बात की बातचीत देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया तो मास तो बॉडी का जीरो नहीं है, डेफिनेटली एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता, या दूसरे शब्दों में बच्चों में ये कह सकता हूं कि अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में है, और आपकी बॉडी अगर मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है, तो डेफिनेटली उसी में चलती रहेगी, फोर्स नहीं आएगा, ठीक, जब तक फोर्स नहीं आएगा, जब तक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है, या फिर बॉडी पे उस समय कोई फोर्स लग नहीं रहा है, यही बातचीत है ना कुल मिला के। इससे भाई बात समझ में आई यहाँ पर। तो बच्चों अगर मैंने यही कहा कि एफ एक्सटर्नल, सेकेंड लॉ से बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बात न्यूटन फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी बात यहाँ पे हमने पकड़ ली, तो यहाँ से हमें कंक्लूड क्या करने को मिल रहा है सेकेंड लॉ से, कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। बहुत सही बात है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, देखो, और इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो रेस्ट पे है अगर बॉडी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फर्स्ट लॉ यही कहता है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। हमने क्या एज्यूम किया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां पर भी ये अगर कंटिन्यू चल रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पीड से चल रही है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेफिनेटली एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो मतलब फर्स्ट लॉ से कंसिस्टेंट है हमारा सेकंड लॉ, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। डेफिनेटली समझ में आया कि भाई एफ अगर एक्सटर्नल जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इस बात का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रही होगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी, तभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से द सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना आप लोग अपनी लैंग्वेज में एक बार। तो बच्चों आगे की देखो कि वेक्टर f इज इक्वल टू जीरो, द सेकेंड लॉ गिव्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। अब दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देखो, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। सही बात है भाई, वेक्टर आ गए यहाँ पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ, इट मीन्स वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, this force will change only that component of velocity which is in the direction of force। क्या बोल गया मैं, एक्सप्लेन करता हूं, नोट कर लेना इसको बच्चों, मैं पॉज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी जो मैंने पॉइंट बताया आपको, मैंने पॉइंट ये बताया कि वेलोसिटी का
कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर का वही कंपोनेंट में चेंज जाएगा जिसमें फोर्स की डायरेक्शन है या जिसमें नेट फोर्स लग रहा है। समझते हैं इस बात को, कैसे समझें? वैसे प्रोजेक्टाइल में देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से यू वेक्टर, और ये आपका कोई थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, इसका दो वेक्टर, यानी कि इसको कंपोनेंट में लिख सकता हूं। यहाँ पर भाई इसका यू एक्स आई कैप कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर इसका यू वाई जे कैप कंपोनेंट आएगा, या यू वाई जे कैप कंपोनेंट। मान लो फोर्स जो लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स आपका एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर बराबर है एफ इंटू आई कैप। और अब अगर मैं इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो भाई एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर क्या होता है, फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। एफ एक्सेलरेशन वेक्टर यही होगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर आपका क्या हो गया, यहां से एफ वेक्टर हो गया आपका, माफ कीजिएगा, यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया एफ आई कैप बाई एम, ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं किसी इंस्टेंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी देखूं तो क्या लिखूंगा, वी वेक्टर लिखूंगा, और वी वेक्टर बराबर क्या होगा, कुछ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब अगर मैं व्हाट इज वी एक्स, फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट, व्हाट इज वी वाई, फाइनल वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अगर मैं वी एक्स लिखना चाहूं तो जो मैंने बताया था आप लोग को, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो मैंने बताया था आपको, वो फिजिकल इंडिपेंडेंस वाला, तो वो बताया था मैंने आपको। तो वहां से आप देख सकते हो कि वी एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स प्लस ए एक्स टी। इसी तरीके से वी वाई बराबर क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। अगर देखें तो जो एक्सेलरेशन है वो तो केवल कहाँ है, नेट एक्सेलरेशन में आई कैप कंपोनेंट है, या इसी तरीके से तो लिखेंगे वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिंपल सी। इसे नहीं लिख रहा, चलो इतना ही छोड़ देता मैं, तो यही लिखूंगा ना। तो इसमें वी वेक्टर बराबर क्या हो गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये रख दिया मैंने वी वेक्टर। यू वेक्टर बराबर कितना हो गया, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एम इंटू, या एफ वेक्टर को क्या लिख दिया, एफ आई कैप इंटू टी, ये हो गया। अब क्या करोगे, वी एक्स कंपेयर करो, तो वी एक्स बराबर क्या होगा, आई कैप एक साथ, तो हो गया आपका यू एक्स प्लस एफ वाई एम, और कुछ नहीं, और साथ में टी। अगर मैं वी वाई की बात करूं बच्चों, तो वी वाई बराबर क्या हो गया, यू वाई। तो आपको देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी का वही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, टाइम के साथ देखो केवल हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है जिसकी डायरेक्शन में फोर्स है, वो कंपोनेंट में चेंज नहीं आ रहा जिसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो डेफिनेटली फोर्स की वजह से वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के उस कंपोनेंट में चेंज आता है जिसकी डायरेक्शन में फोर्स होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। जो कंक्लूजन हमने निकाला या हमने प्रूफ भी कर ली इस बात को, तो दोनों बातें नोट कर लो। मैं बोर्ड पे से हट जाता हूं, आप लोग फटाक से नोट कर लो बच्चों इसे। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से समझना चाहेंगे कि उस इंस्टेंट से वेलोसिटी में चेंज होना चालू होता है जिस इंस्टेंट से फोर्स लगेगा। तो यह पॉइंट याद रखना, लोकल लॉ यानी कि हिस्ट्री नहीं, क्या पहले था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं, उस इंस्टेंट से वेलोसिटी में चेंज होना चालू होगा जिस इंस्टेंट से आपका फोर्स लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस किसी वैल्यू पे वेलोसिटी की डिपेंड कर रही होगी चीजें, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा होगा, नहीं, एक्सेलरेशन तभी आएगा जब फोर्स लगेगा। कुल मिला के बातचीत ये है। तो इसे फटाक से ये भी पॉइंट नोट कर लो और आगे का डिस्कशन चालू करते हैं, ठीक है, नोट करो। अब बच्चों न्यूटन ने किसकी बातचीत करी थी, न्यूटन ने कौन से ऑब्जेक्ट के लिए लॉज बताए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। न्यूटन बातचीत कर रहे थे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉज नहीं लग सकते, वहां पर आपको एप्लीकेबल नहीं लगेंगे। और अगर आपको एक्सटेंडेड बॉडी, जैसे मैं हूं, आई एम एक्सटेंडेड बॉडी, आप भी एक एक्सटेंडेड बॉडी हो, आपके लिए देखना है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की बात करनी पड़ेगी,
यानी कि वो फिक्सिशियस पॉइंट जहां पर हम पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। अभी के लिए जो ये ट्रीटमेंट है, जो न्यूटन के लॉज का ट्रीटमेंट है, ये सारे के सारे किसके लिए है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं उसको कंक्लूड करके क्या लिखना है ये आप लोग देख लो। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज, मैंने डिस्कस कर लिया। सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इज अ वेक्टर लॉ। इट मींस व्हाटएवर बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, if any net external force is acting on it, this force will change only that component of velocity vector which is in the direction of force. मैंने अभी बताया vx में चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज हुआ, बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। Strictly speaking, the laws, this law applies to particles, that is point mass only, point mass जिसका dimension negligible है। However, with the introduction of the concept of center of mass, जो कि मैंने बताया, this law can be applied in the case of extended bodies or a system of point masses also. You will study them, पहले ही बता चुका हूँ। The second law is a local law. Local मतलब चाइनीज वाइनीज कुछ मत समझ लेना यार। लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ मतलब उस इंस्टेंट पे ही वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होना चालू होगा जिस इंस्टेंट पे फोर्स लगा। तो ये यही बात है। दिस मींस अप्लाइज टू अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। दिस मींस दैट इट अप्लाइज टू अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी हिस्ट्री ऑफ पार्टिकल ऑफ इट्स मोशन। मतलब आप उसी इंस्टेंट से एनालिसिस कर सकते हो, पुरानी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, जिस इंस्टेंट से फोर्स लगना चालू हुआ। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कैसे निकालेंगे? देखो क्या दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, वेलोसिटी वेक्टर कितना है AT I कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। मास कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m dv वेक्टर बाई dt। यहाँ पे क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन करना होगा वेलोसिटी वेक्टर का। तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, स्लाइड को हटा देता हूँ, बोर्ड का स्पेस चाहिए मुझे। वेलोसिटी वेक्टर AT I कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप d ओवर dt। AT का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हो, AI कैप हो गया, BT स्क्वायर का 2BT J कैप हो गया, और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ से लिख सकते हो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास जो कि है 2 kg का, और एक्सेलरेशन ये आ गया आपका A I कैप प्लस, या dv बाई dt भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ही होता है, प्लस 2BT J कैप। तो ये इसका हो गया बच्चों आंसर। तो क्या आंसर हुआ एक बार देख लो, इधर लिख दे रहा हूं बच्चों। F वेक्टर इज इक्वल टू 2A I कैप प्लस, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, सही है, मुझे लगा 2 मैंने A के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया, 2BT J कैप। ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय AT I कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है। तो ये प्रोसीजर है, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये है आपकी बच्चों बातचीत। अब देखो इसे नोट कर लो बच्चों, फिर आगे की बातचीत करता हूं मैं। तो बच्चों हमने बहुत सारी चीजें समझी आज के लेक्चर में। अब बहुत जल्दी से मैं आपको डीपीपी देने वाला हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देने वाला हूं, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से सारी की सारी चीजें कवर कर लीजिए, लेक्चर के नोट्स बना लीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैंने सोर्सेज को देखते हुए आपके लिए तरह तरह के एग्जाम्पल से सब चीज़ सेट करी है, तो डेफिनेटली बना लो। वीडियो पसंद आई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबको बताओ चैनल के बारे में, ताकि वो रियल फिजिक्स का मजा ले सके। रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। अभी मैं चलता हूँ, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।